सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ई पाठशाला की इस लेक्चर सीरीज में आप सभी लोग देख रहे थे हिटलर के बारे में। 9th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर 3 है, वीडियो सीरीज 4th है। एंड आई होप दैट आप सभी लोगों ने चैप्टर की सारी सीरीज देखी होगी। हिटलर की जो एनसीईआरटी के अंदर डीपली कॉन्सेप्ट दे रखा है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और हम हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप सभी लोग जो सीरीज में चैप्टर को देख रहे हैं उसमें डीपली चीज़ों को समझ पाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं वीडियो लेक्चर सीरीज में आगे। एज यूजुअल, जैसे कि आप सभी लोग अगर ई पाठशाला की टेलीग्राम अकाउंट पे नहीं है तो ईपी फैमिली पे आप जुड़ सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाते हैं। और साथ में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी करनी होती है तो क्वेरी के लिए आप सभी लोग इंस्टाग्राम ई पाठशाला अकाउंट के साथ भी आ सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से पूरे के पूरे हिटलर के साम्राज्य में यानी कि जर्मनी में किस तरीके से जूइश लोगों की हालत पूरी तरीके से ख़राब कर दी गई थी। हालत ख़राब करने का सबसे बड़ा रीज़न था कि वो जूइश को इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते थे कि वो एक तरीके के दुश्मन है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले उन्होंने एक न्यूरम्बर्ग करके एक कानून लागू करा, जैसे हम सिटीजनशिप एक्ट बोलते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। जैसे मान लो कि आप भारत में रहते हो तो भारत का भी एक कानूनी दस्तावेज है जिसके अकॉर्डिंग पूरा भारत चलाया जाता है। ऐसे ही सेम वहाँ पे नागरिक कानून अधिकार बनाया गया सितंबर 1935 के अंदर। मतलब जैसे ही हिटलर का शासनकाल 1933 के अंदर सही तरीके से आता है, उसके बाद इनेबलिक एक्ट लागू करने के बाद यहाँ से स्टार्ट होते हैं जूइश लोगों की उल्टी गिनती। अब यहाँ पे सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो जर्मन्स या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्तियों को जर्मन नागरिकता नहीं होगी, उन्हें पूरी मतलब जो जर्मन्स होंगे उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन जो जर्मन्स नहीं होंगे, यहूदी लोग होंगे, उनको नागरिकता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। उससे क्या होगा, यहूदी और जर्मन्स के बीच में शादियां नहीं हो सकती। यहूदी और उनके बीच में अगर कोई भी आपराधिक घोषणा होगी तो ऑफकोर्स जर्मन्स को बचाया जाएगा। यहूदियों को बोला गया कि आप नेशनल फ्लैग जो है उसको नहीं फहरा सकते। मतलब सोचिए, जो बच्चे जन्मे हैं जिनकी गलती भी नहीं है कि वो यहूदी हैं या नहीं है, मतलब यहूदी फैमिली में अगर गलती से पैदा भी हो गए तो वो मरेंगे। सोचिए, 60 लाख के आंकड़ों में ऐसा कहा जाता है कि हर दिन अगर हिटलर 5000 लोगों को मारता है अपने कार्यकाल के 12 साल के कार्यकाल में, तो वो 5000 लोगों में से कम 1.5 से 2000 बच्चों को, सिर्फ उन बच्चों को मारता है जो 14 साल 13 साल से छोटे थे। अब आप सोच सकते हैं कि इतने बच्चों को उसने जूइश की वजह से मौत के घाट उतार दिया। पहला चरण। अन्य कानून ये था कि यहूदियों के व्यवसाय उनको बहिष्कार करा जाएगा, वो किसी प्रकार का काम नहीं कर सकते। सरकारी सेवाओं से निकाल दिया जाएगा। यहूदी की जो जनसंख्या है, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी है, उनको या तो जब्त कर लिया जाएगा या तो बेच दिया जाएगा। उनके घरों पर हमला करा गया। यहूदी लोग जहाँ पे प्रार्थना करते थे उनको, उनके चर्चेस को तोड़ दिया गया, उनके लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। और इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा गया। याद रखिएगा, ये पेपर के अंदर कहीं एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि नाइट्स ऑफ ब्रोकन ग्लास क्या है। तो ये पहला चरण, पहले चरण में उन्होंने ऐसा करा। दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरा चरण है, आप देख सकते हो 1940 से लेकर 1944 के बीच में, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है दंड, मतलब गैटो सेशन, ठीक है ना, तुम्हारा जीने का कोई हक नहीं है। मतलब इनके इलाकों भी पूरी तरीके से अटैक करते थे। जिन भी नए इलाके को ये लोग कैप्चर करते थे उन इलाकों में जूइश लोगों को पूरी तरीके से मार दिया जाता था। उसके बाद तीसरा आया 1941 के बाद, इसको बोला जाता है यातना शिविर के अंदर भेजना, जिसे इन्होंने बोला फाइनल सोल्यूशन। इसके लिए इन लोगों ने क्या करा, ऑफकोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, मालगाड़ी भर भर कर, जहाँ पे जैसे मान लो कि पोलैंड का हिस्सा कब्जा लिया इन लोगों ने, तो वहाँ पे मालगाड़ियों में जूइश लोगों को भरा जाता था और डायरेक्टली यातना शिविरों के अंदर भेज जाता था मारने के लिए, या तो उनकी वो गंदी हालत कर दी जाती थी जिस गंदी हालत में उन्हें जीने पे मजबूर कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर वो जी सकते तो जिएंगे और नहीं जी सकते तो मरने के बाद आप कहेंगे कि उन्हें जला दिया जाता। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये थोड़ी इमेज है, कोई व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहा था तो उसे यातना शिविर के अंदर करंट लगा और वो मर गया। गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों का ढेर और जूतों के ढेर, इनसे हमें यह अंदाज़ा लगता है कि हाँ, गैस चैम्बर में किस तरीके से दर्दनाक मौत दी जाती थी।
तो दोस्तों यहीं हिटलर रुका नहीं। हिटलर को पता था कि उसकी जो जनसंख्या है वो ऑफकोर्स पूरी तरीके से आने वाली जो पीढ़ी है मुझे उसको पूरी तरीके से प्रमोट करने की ज़रूरत है। जो जर्मन आयरन्स बच्चे हैं, आयरन ग्रुप के बच्चे हैं, उनको उनकी नज़र में हिटलर एक भगवान की तरह बना दिया गया। हिटलर ने इवन अपने आप को बुक में ये भी मेंशन करा कि कहीं ना कहीं वो जीसस का भेजा हुआ रूप है, और यहाँ पे वो पूरी तरीके से कह सकते Hitler felt that by teaching a Nazi ideology to children as a strong Nazi society could be established। मतलब नॉर्मल सा ये है कि नाजी के अंदर अगर कोई भी मतलब नाजी पार्टी को बुरा नहीं समझेगा कोई भी, सभी स्कूल्स में यही समझाने की कोशिश करी जाती थी कि कहीं ना कहीं नाजी जो है वो सबसे शुद्ध लोग हैं, उन्हें ही जीने का अधिकार है। और शिक्षकों को ये भी कहा जाता था कि आपको ज्यूइश लोग हैं उनको अनडिजायरेबल रखना है, जबकि जितने भी क्या जर्मन्स बच्चे हैं उनको मतलब प्योर समझना है, इनको अनडिजायरेबल, उनको प्योर। यानी कि स्कूल की पढ़ाई के अंदर भी ऐसा होता था। तो आप कह सकते हैं कि जर्मन्स बच्चों के बीच में भी सेग्रेशन होता था, जर्मन्स बच्चों को इंपॉर्टेंट माना जाता था, प्योर ब्लड का माना जाता था, जबकि जूइश जो लोग होते थे, फिजिकली हैंडीकैप जो लोग होते थे, उनको मार दिया जाता था। उसके बाद जर्मन बच्चों को भी मार दिया जाता था जो पैरालाइज है, जो मेंटल है, जो देश के कंट्रीब्यूशन में कोई भी रोल नहीं निभाएंगे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब दोस्तों फाइनल सोल्यूशन में यही होता था कि उन बच्चों को गैस चैम्बर तक लेके जाया जाता था जो बच्चे जीने लायक नहीं होते थे। लेकिन स्कूल की पाठ्यक्रम के अंदर भी अगर आप देखो तो गुड चिल्ड्रन जो होते थे उनका माइंड वॉश कर दिया जाता था, और स्कूल की पाठ्यक्रम में भी यहाँ से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कलर को लेके और जाति को लेके नस्लीय भेदभाव की शुरुआत स्कूलों में शुरू हो चुकी थी। कारण सिंपल सा क्या था, ताकि अगर बच्चों को शुरू से ही जूइश लोगों के बारे में बुरा बताया जाएगा तो बच्चों के मन में वही नफरत पैदा होगी और वही आगे जाके जर्मन के इतिहास के लिए चीज एक बनेगी। तो यानी कि आप कह सकते हो चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव एंड हेट जूइश एंड वर्शिप हिटलर। यानी कि शुरू से ही कहा गया कि भैया तुम्हें जूइश से नफरत करनी है और ऑफ कोर्स हिटलर से मोहब्बत करनी है, क्योंकि वही तुम्हारा खुदा और तुम्हारा देवता है। अब इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हिटलर, जैसे आपके स्कूलों में एनसीसी होता है ना, ऐसे 10 साल के बच्चे के लिए इस हिटलर ने जंग वॉक करके क्या कहते हैं एक सिस्टम बनाया, जिसमें कहा गया कि जंग वॉक का मतलब होता है कि 14 साल के बाद, जैसे एनसीसी के अंदर आपको बंदूक चलाने की शुरुआत करी जाती है, कहीं पे स्काउट एंड गाइड्स होता है, ऐसी हिटलर ने स्कूलों के अंदर भी इसके सिस्टम की शुरुआत कर दी और कहा गया कि जो बच्चे हिटलर की आर्मी के अंदर ज्वाइन होंगे ऑफकोर्स उनकी शुरुआत स्कूल से ही कर दी जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं दे हैड टू ज्वाइन द लेबर सर्विस। उस टाइम पीरियड पे जब 18 साल के कंप्लीट हो जाएंगे, स्कूल पास करेंगे, तो वो आर्म फोर्सेस में चले जाएंगे और नाजी की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएंगे। इस तरीके से आप कह सकते हो कि हिटलर ने यूथ लीग की स्टैब्लिशमेंट करी थी 1922 में, फॉर्मेशन इसका हुआ था 1926 के अंदर। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को पहले से समझा दिया जाता था कि आप 10 साल के हो, आपको आर्मी के अंदर आना है, आपको शुरुआती समय से ही प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यहीं से बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की सोच में दिखाया जाने लग गया कि जर्मन जो है वो सुपीरियर है और जो जूइश लोग हैं वो डिसमेंटल्स है। और इवन जो जूइश बच्चे होते थे उनको किस तरीके से मौत के कारखाने में आते हुए जूइश बच्चे, जिनको बाद में गैस के चैम्बर में जला के मार दिया जाएगा, ये कन्फर्म हुआ जाता था वहाँ पे। ये सबसे बुरी बात। दूसरा, हिटलर का मानना ये था कि उसके जीवन के अंदर, देखो यहाँ लिखा हुआ है, चिल्ड्रन इन नाजी वर रिपीटली टोल्ड दैट वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द मैन। मतलब बताया जाता था कि वुमेन्स और मेंस में कितना डिफरेंट है। नाजी की कल्चर में शुरू से समझाया गया था, क्या समझाया जाता था, वुमेन्स को कहा जाता था कि उनको एक अच्छी मदर बनना है, उनको आर्यन्स बच्चे पैदा करने हैं, इवन उन्हें अपने बच्चों को ये समझाना है कि भैया प्योरिटी मेंटेन रखे। मतलब उन्हें पूरी तरीके से लड़की जो जात है उसकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए। उनका मकसद सिर्फ घर का काम करना और अच्छे आर्यन्स बच्चे पैदा करना है। जबकि मेंस का काम ये होता था उन्हें एग्रेसिव रहना है, मस्कुलेंस रहना है और स्ट्रॉन्ग हार्ट का बने रहना है, ताकि वो हमेशा जूइश से नफरत करे। और खो खो जैसे गेम नहीं, स्पोर्ट्स में भी लड़ाई कुश्ती ये चीज़ें करवाई जाती थी। तो इसमें हिटलर का कहना यही था। हिटलर कहता था कि इन माई स्टेट मदर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन। तो यहाँ पे मदर जो होती थी ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। जो मदर अगर गलती से भी अनडिजायरेबल बच्चे पैदा कर देगी और अगर उनका बच्चा जूइश बच्चों के साथ खेल रहा होगा तो उनको पनिशमेंट मिलती थी। जबकि जो वुमेन्स अच्छे बच्चे और अच्छे चिल्ड्रंस पैदा करती है तो वहाँ पे आप देखोगे उनको अवार्ड दिया जाता था। तो ये एक मदर्स कल्ट में भी जर्मन्स में बड़ा ही क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ डिफरेंस है।
जो मदर्स अच्छे बच्चे पैदा कर रही है, आयरन बच्चे पैदा कर रही है, उनको रेलवेज में, टिकट लाइन में, थिएटर्स में, राशन की शॉप में ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कंसेशन मिलता था, उनको ऑनर भी दिया जाता था, उनको अलग अलग चीज़ के लिए 4 बच्चों के लिए ब्रॉन्ज सिल्वर, 2 बच्चों के लिए ब्रॉन्ज सिल्वर, 4 बच्चों के लिए, और उसके बाद गोल्ड 6 से या 8 बच्चों के लिए जो आयरन बच्चे पैदा करेंगे उनके लिए ये चीज़ें करी गई। आप देख सकते हो। तो दूसरी बात यहाँ पे एज ऑफ प्रोपोगेंडा, दैट मीन्स दैट कि नाजी ने जानबूझ के पूरी तरीके से जूइश को, जो दुश्मन थे भी नहीं, उनको दुश्मन बना दिया अपने मीडिया के थ्रू, अपनी भाषा के थ्रू, अपने प्रचार के थ्रू। तो एज ऑफ प्रोपोगेंडा का मतलब होता है प्रचार की कला। जब आपके सामने मीडिया 24 घंटे यही दिखाए जो सरकार चाहती है, तो आप भी इस चीज़ पे ही पूरी तरीके से भरोसा कर लोगे, क्योंकि आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहीं और से आती नहीं है। इसलिए नाजी के कार्यकाल के अंदर भाषा और मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट हुआ। दे यूज वेरियस डिसीविंग टर्म्स यूज फॉर किलिंग, मतलब उन लोगों ने जानबूझ के किसी भी व्यक्ति को जान से मारने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करा ताकि वो बुरा ना लगे। दूसरा, फोटोग्राफ्स, फिल्म, पोस्टर, रेडियो, कैची, स्लोगन्स, इन सब का इस्तेमाल करा गया नाजी की आइडियोलॉजी को सही तरीके से दिखाने के लिए और जूइश को खराब करने के लिए। तो कहा ऐसा जाता था कि जो नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी है वही पूरी जर्मन्स की आइडियोलॉजी बोली जाती थी। अब यहाँ पे ऐसा कहा जाता था कि जानबूझ के किलिंग्स में कौन सा शब्द इस्तेमाल करते थे, जब वो किसी को मास किलिंग करते थे तो उसे फाइनल सॉल्यूशंस बोलते थे। मतलब कहने का मतलब जूइश को जब वो मार रहे हैं, जब किसी भी जूइश या किसी भी जर्मन्स बच्चा जो मतलब सही तरीके से नहीं है, बोल नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, पैरालाइज है, उसे इंथुएजिया कहा जाता था। उसके बाद यहाँ पे एविकुलेशन का मतलब होता है जब उसे गैस चैम्बर में जला दिया जाएगा तो उसे एविकुलेशन कहा जाता था। तो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इन लोगों ने करा किलिंग की जगह। और दूसरी बात, आप यकीन मानेंगे, गैस चैम्बर को इन लोगों ने क्या कहा, गैस चैम्बर को इन्होंने कहा डिसइंफेक्शन एरिया। डिसइंफेक्शन एरिया में आप देखेंगे जानबूझ के नकली शावर लगाए जाते थे और यहाँ पे गैस चैम्बर में लोगों को लाके मार दिया जाता था, जानबूझ के यहाँ पे फेक शावर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो देख सकते हो गैस चैम्बर को इन्होंने कहा डिसइंफेक्शन एरिया। तो ये चीज़ पेपर के अंदर आने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन पेपर में आए या ना आए, लेकिन आपको जानना जरूरी इसलिए कि हिटलर की आइडियोलॉजी कितनी ज़्यादा खराब थी। हिटलर किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है कि यार ये क्या है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी आपको समझनी है। मीडिया वॉज केयरफुली यूज, क्योंकि मैंने कहा कि मीडिया का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करा गया। यहाँ पे फिल्मों में, रेडियो में, पोस्टर में, स्लोगन्स में जानबूझ के जर्मन्स को अच्छा दिखाया गया और जूइश लोगों को बुरा दिखाया गया। तो आप कह सकते हो पोस्टर्स में जर्मन्स को एनिमी दिखाया गया। पोस्टर्स में इन पोस्टर ग्रुप्स आइडेंटिफाई दैट द enemies of German were stereotyped, mocked, abused and described as evil. इवन जर्मन्स के अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन रहा करते थे और वो बहुत ही ज़्यादा हिटलर की बुराइयां करते थे। एक टाइम तो ऐसा है कि उसने कहा कि मैं तो जर्मनी से निकलना चाहता हूँ, और अच्छी बात है कि जर्मनी से निकल गए। जब वो जर्मनी से निकले तो इनकी बहुत सारी थ्योरीज को गलत प्रूफ करा गया जर्मन्स के द्वारा, और जबकि वो गलत थी भी नहीं। और जानबूझ के इनको उस टाइम पीरियड पे गालियाँ दी, इनकी थीसिस को जलाया गया, इनकी बहुत सारी चीज़ों को जला दिया गया, और ये निकल गए दूसरी कंट्री ब्रिटेन के अंदर, तो बच गए। अगर ये वहाँ होते तो मे भी शायद से एल्बर्ट आइंस्टाइन भी नहीं होते और उनकी डेथ हो जाती। तो यहाँ पर इनको एज अ ईवल दिखाया गया, इनको गाली दी, इनको रूढ़िवादी सोच का कहा गया जूइश लोगों को, और यहाँ पे जानबूझ के जूइश के ऊपर फिल्में बनाई गई। इन फिल्मों के अंदर दिखाया गया उनको चूहा बोला गया, उनको वेनम बोला गया, जहरीला व्यक्ति बोला गया। तो एक एटर्नल जूई करके एक मूवी है, आप देख सकते हैं, मूवी आपको मिल जाएगी। आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा है कि नाजिज्म वर्क ऑन द माइंड ऑफ द पीपल एंड ट्रैप देयर इमोशन एंड टर्न देयर हेटेड एंड एंगर दोज हु मार्क्ड एज अनडिजायरेबल। मतलब नाजी ने कई करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाया और वो उनके इमोशंस के साथ खेलता था, इमोशंस के साथ उसको हेटेड में बदलता था। और जानबूझ के जो जूइश उनके दुश्मन थे भी नहीं, जबकि वो मिले जुले रहते थे, आपस में कई सालों से एक साथ रह रहे, तो जानबूझ के उनको दुश्मन बनाया जाता था उनके इमोशन के साथ खेलकर। तो ये एक बहुत गलत बात है। इवन बहुत सारे पोस्टर्स में उनको दिखाया गया है कि वो पैसों के बड़े लालची हैं, और कहीं कहीं तो ये दिखाया गया कि जूइश लोग जो हैं, आप देख सकते हो, उनके यहूदी नाक
सिरे से मुड़ी होती है, जानबूझ के बताया गया कि उनकी नाक अंग्रेजी में जो छः होता है उसकी तरह दिखाने की कोशिश करी गई। स्कूल्स में बच्चों को ये पढ़ाया गया, उनको ब्याज पे पैसा वसूलने वाला बताया गया, मतलब जो थे भी नहीं, जो थोड़ी बहुत रियलिटी भी नहीं थी, फिर भी उनको दिखाने की कोशिश करी गई। इवन यहाँ पे पोस्टर्स में दिखाने की कोशिश करी गई कि जो जर्मन्स के किसान हैं वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और बोल्शेविज्म यानी कि जूइश दोनों की ही उपज का ही नतीजा है। और ये बोल रहे थे कि अगर किसानों को कोई बचाने वाला है तो सिर्फ समाजवाद यानी कि हिटलर को ही, पार्टी को अगर वोट दोगे तो ही आपको बचाया जा सकता है। तो ये 1920s का पोस्टर है, 20वीं शताब्दी का पोस्टर है, जो दिखाता है कि बचाने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ हिटलर ही है। इवन यहाँ पे हम जब देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रहा था और लोगों ने हिटलर के बारे में, बहुत सारे लोगों ने गलत भी लिखा था, बहुत सारे लोग उस टाइम पे सरवाइव कर पा रहे थे जिस टाइम पीरियड पे इतना गंदा जूइश लोगों के साथ हो रहा था। तो हमें बहुत सारे, द जूइश वांटेड द वर्ल्ड रिमेन एट द एरिस्टोसिटी एंड द सफरिंग दे हैड इंड्योर्ड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन ऑल्सो कॉल्ड द होलोकॉस्ट। मतलब होलोकॉस्ट को बोलते हैं महाविध्वंस, एक ऐसे सिचुएशन जहाँ पे बहुत लाखों लोगों को प्रताड़ना दी जा रही है, लाखों लोगों को मारा जा रहा है, तो उस सिचुएशन को हॉलोकॉस्ट कहा गया। सिंपल सा कारण ये था कि जो उस प्रलय के बारे में जानकारी देता है वो देता है कि उस टाइम पे जर्मन्स में जो गलत बातें लिखी गई होंगी, जर्मन्स के बारे में गलत बताया गया होगा, ये जर्मन्स के बारे में रिकॉर्ड अगर कुछ होता है तो उसी से ही हमें कुछ पता चलता है। ये कब पता चला हमें? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने वाला था और जर्मनी पूरी की तरीके से मिट्टी के ढर्रे में डूब चुका था। वहाँ पे रशिया ने, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, सब ने उस पर अटैक करा, जब जाके जर्मन्स हारा। और जब जर्मन हारा तो उसके बाद हमें बहुत सारे लोगों की किताबें, बहुत सारे लोगों की नोट्स, बहुत सारे लोगों की लाइब्रेरीज, आर्काइव, और उसमें आपने एनी फ्रैंक की डायरी भी पढ़ी होगी, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये भी एक जूइश गर्ल थी जो जर्मनी से भग के बेल्जियम आ चुकी थी, लेकिन फिर भी जर्मनी को कैप्चर कर लिया गया था, बेल्जियम को कैप्चर कर लिया गया था जर्मनी के द्वारा। फिर जर्मन्स के जो बच्चे थे, ऑफ कोर्स जो बेल्जियम में बच्चे थे जर्मन्स, उनको बचा लिया गया, लेकिन जो जूइश लड़कियां थी उनको कंसंट्रेशन कैंप में मार दिया गया। सबसे पहले इसकी बहन मरी, उसके बाद फिर ये भी कंसंट्रेशन कैंप में मर गई। लेकिन इसकी जो डायरी थी वो बताती थी कि हिटलर ने किस तरीके से जूइश लोगों के साथ बहुत गलत किया। इवन फिर लोगों ने बहुत सारी चीज़ें उठाने की शुरुआत कर दी। जब पता चला हिटलर को कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारने वाले हैं, तो उसने अपने सारे ऑफिसर्स को पेट्रोल दिया ताकि अब सारी किताबें जला दो। तो ये किताबें जलाई गई बहुत बड़ी मात्रा में। मतलब ये बिल्कुल ऐसा नमूना था जो बताता था कि जर्मन्स में जो एनिमी था भी नहीं, उसको क्रिएट करा गया, और क्रिएट करा गया। और दूसरे लोग पढ़ेंगे कहाँ से जब दूसरी किताबें आएगी नहीं। मान लो कि जूइश लोग खराब है, जर्मन्स को बताया जा रहा है, और जर्मन्स को कौन बता रहा है? मीडिया बता रहा है, पोस्टर बता रहा है, टेलीविज़न बता रहा है, रेडियो बता रहा है, और ये सारे सरकार के कंट्रोल में। तो ऑफकोर्स जनता को तो सच बातें पता ही नहीं चल पाएगी। आजकल तो चलो गूगल का एक्सेस है तो पता चल जाता है कि रियलिटी क्या है, लेकिन पहले तो कुछ पता ही नहीं चलता था। तो ऐसी सिचुएशन में जो जर्मन्स लोग थे उनके इमोशंस के साथ भी खेला गया, क्योंकि सारी किताबें, सारी नॉलेज की दूसरी और किताबें, दूसरे धर्म की किताबें, जो सच्चाई बताने वाली किताबें, उनको तक जला दिया गया। तो असल में लोगों को कहाँ से पता चलेगा? लेकिन दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में लोगों की लिखी हुई स्मृतियाँ, बहुत सारी पोएम, शायरी, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, ये सारे महाविद्वान जिसे आप होलोकॉस्ट कहते हैं, उसके इतिहास को बताने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज उन सभी लोगों को ये पाठशाला चैनल श्रद्धांजलि देना चाहता है कि ऑफकोर्स उन्होंने उन दिनों पर हिटलर के बारे में लिखा जब हिटलर पूरे तरीके से जर्मन में जूइश लोगों को, जिप्सीज को मार रहा था और नरसंहार कर रहा था पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हार नहीं मानी और फिर हमें रियल हिटलर की कहानी लोगों तक पता चली। मैं ई पाठशाला के चैनल विजय कुमार आपको अगर ये बातें बता रहा हूँ तो रियल में इन सभी लोगों की वो देन है जिन्होंने चीज़ें लिखी हैं। दैट इज़ वाई आप इस चैप्टर को समझ पा रहे हैं। नहीं तो रियल हिटलर ने क्या करा, कितनी सारी चीज़ें तो हिटलर ने छोड़ दी होगी, जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं वो सही तरीके से बता भी नहीं पाए होंगे, लेकिन इनके द्वारा लिखी गई चीज़ें जिससे हमें समझ में आया कि हाँ रियल हिटलर कितना गलत था। सो दोस्तों इसीलिए इस चैप्टर की तरफ हम इतना ही पढ़ेंगे। ईपी फैमिली आपको टेलीग्राम अकाउंट ज़रूर आपको मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चैप्टर पूरा ख़त्म है, लेकिन इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला
कि दोस्तों अंत में सब कुछ ठीक होता है सही फिल्म की तरह, लेकिन ऑफ कोर्स एक समय आता है, आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लड़ते रहिए और मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर में। दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड आई होप दैट यू लाइक दिस सीरीज हिंदी इंग्लिश में। सो दिस इज इट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।